तो चलिए गाइस, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। मेरे 300 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक कर दे, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे देखने के लिए। प्लीज एक सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आकाश उसे औरत की तरफ भागा और उस औरत को लेकर पलट गया और गाड़ी जोर से निकल गई। जब आकाश थोड़ा नॉर्मल हुआ तो उसे औरत की तरफ देखा। ये कोई और नहीं बल्कि प्रभा जी थी। वह कुछ काम से मार्केट आई हुई थी और गाड़ी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी और उनका ध्यान न होने के कारण उनका एक्सीडेंट हो सकता था, पर आकाश ने उन्हें बचा दिया। आकाश के पैर पर और हाथ पैर खरोंचे लग गई जिसमें से खून निकलने लगा। प्रभा जी के हाथों पर भी छिल गया था, इस वजह से उन्हें भी हल्का सा खून आ रहा था। आसपास लोग जमा हो गए और उन्हें उठने लगे। आकाश ने उनसे पूछा, क्या आप ठीक है? तो दादी ने एक नजर से देखा और मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, मैं अच्छा हुआ तुमने मुझे बचा लिया, वरना मेरा क्या होता। ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होता। ये कहकर उसने उनको खड़ा किया तो वहां पर कबीर के गार्ड आ गए। उन्होंने कहा, मैं आप ठीक तो है? वह लोग डर चुके थे क्योंकि अगर यह बात कबीर को पता चलती तो उनका क्या होता। तो उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ। वह आकाश को देखने लगे तो आकाश ने कहा, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। ये कहकर वह जाने लगा तो दादी जी ने उसको देखा जहां उसके हाथों में से और पैर में से खून निकल रहा था। उसने कहा, अरे बेटा तुम्हें तो खून निकल रहा है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तो उसने कहा, नहीं नहीं दादी, हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, कितना खून आ रहा है तुम्हें? प्रभा जी ने कहा, नहीं दादी मैं ठीक हूँ। तो दादी ने कहा, अभी तुमने मुझे दादी बोला है ना, तो मेरी बात मानो, चलो हॉस्पिटल ना सही मेरे घर चलो, वहां पर तुम्हारे मालम पट्टी कराकर फिर मैं तुम्हें भेज दूंगी। आकाश में बहुत मना किया पर प्रभा जी नहीं मानी। फिर वह उन्हीं के साथ उनकी गाड़ी में सिंघानिया मेंशन आ गया। वह मेंशन को देखकर ज्यादा शॉक नहीं हुआ क्योंकि वह भी एक बड़े परिवार से था। गाड़ियां का दरवाजा खोला और प्रभा जी ने आकाश से कहा, चलो मेरे साथ। आकाश फिर उनके पीछे पीछे चलने लगा। हाल में ऐश्वर्या, आरती, नताशा बैठे हुए थे और राहुल वह खेल रहा था। जब आरती जी ने प्रभा जी के हाथों पर खरोच देखी तो वह तुरंत उनके पास आकर बोली, माँ ये सब क्या हुआ? तो प्रभा जी ने कहा, अरे कुछ नहीं आरती बेटा, वह बस एक छोटा सा एक्सीडेंट होने वाला था पर इस बच्चे ने मुझे बचा लिया कि कहकर उन्होंने आकाश की तरफ इशारा किया। तो आकाश ने उन्हें देखा तो आरती जी ने भी उसे देखकर कहा, शुक्रिया बेटा तुम्हारा, बस इस चक्कर में से कुछ ज्यादा चोट आ गई है। फिर आरती जी का ध्यान उसकी चोटों पर गया तो कहा, अरे बेटा जल्दी जल्दी आओ। ये कहकर उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सोफे पर बैठाया और फिर उसकी ड्रेसिंग करने लगी। आकाश को अपनी माँ की याद आ गई। उसने कहा, कोई बात नहीं आंटी मैं ठीक हूँ, मैं दादी जी से कहा था पर ये तो मान ही नहीं रही थी और वैसे भी ज्यादा चोट नहीं लगी है। अरे ज्यादा चोट कैसे नहीं लगी है? आरती जी ने कहा, कितना खून बह रहा है देखो। ऐश्वर्या जी यह सब देखकर अजीब सा मुंह बना रही थी क्योंकि उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आरती जी ने कहा, बेटा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भिजवाती हूँ। तो आकाश ने कहा, नहीं नहीं आंटी मैं अभी घर जाऊंगा। अच्छा तुम तुम्हारे माँ पापा का नंबर दो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ, उन्हें शुक्रिया कर दूं कि उन्होंने इतने अच्छे बेटे को परवरिश की। वह अपनी जान की परवाह बगैर किया किसी की जान बचाने के लिए निकल पड़ा। तो आकाश ने हिचकी जाते हुए कहा, एक्चुअली आंटी वह लोग तो पेरिस में रहते हैं और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। ये कहकर वह उठा और जाने को हुआ तो उसे हल्का सा दर्द हुआ जो आरती जी समझ चुकी थी। उसने कहा, देखो बेटा जिद मत करो, हम लोग कोई बुरे लोग नहीं है और तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। तुम्हारी जो तब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम यहीं रुको और वैसे भी तुम अकेले हो तो तुम काम भी कुछ नहीं कर पाओगे। आरती जी और प्रभा जी के बहुत जोर देने पर आकाश रोकने के लिए तैयार हो गया और सबके साथ बैठ गया। थोड़ी देर बाद आरती जी ने उसके लिए हल्दी का दूध, नाश्ता वगैरह दिया। आकाश को ये सब अच्छा लग रहा था पर उसे थोड़ी सी झिझक भी महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद प्रिया और कबीर नीचे आए। अब प्रिया को थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था इसलिए वह नीचे आए और आकर सोफे पर बैठ गई। जब कबीर ने अपने घर में किसी अनजान आदमी को देखा तो वह उसे घूरने लगा। आकाश भी उसे देखकर घूमने लगा। तभी प्रिया की आवाज से उनकी ध्यान एक दूसरे से टूटा। अरे सर आप यहाँ? उसने कहा तो आकाश उसे देखने लगा। वह प्रिया को ये देखकर हैरान था। उसने कहा, हाँ वह दादी जी का एक्सीडेंट हो रहा था। तो फिर उसने सारी बात बताई। जब कबीर ने दादी के हाथ पर पट्टी देखी तो उसने पूछा, आपको ज्यादा तो नहीं लगी? तो दादी जी ने मुस्कुराकर ना कह दिया। प्रिया ने भी चिंता से कहा, दादी आपको ज्यादा तो नहीं लगी? दादी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं लगी, इन्होंने वक्त रहते मुझे बचा लिया वरना मेरा तो राम नाम सत्य हो जाता। प्रिया और आरती जी ने तुरंत कहा, ऐसे नहीं कहते। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगी। आकाश को प्रिया से पहले ही पॉजिटिव वॉइस आई थी और आप यहाँ आकर उसे और भी अच्छा लगने लगा था। अब कबीर ने जब ये सुना कि उसकी दादी को उसने बचाया है तो उसका घूरना कुछ काम हुआ और वह आकाश को नॉर्मली देखने लगा। थोड़ी देर बाद प्रिया ने जब आकाश की चोट देखी तो उसने कहा, सर आपको तो कुछ ज्यादा ही चोट लग गई है। तो कबीर ने कहा, तो मैंने पहले से जानती हूँ। तो प्रिया कुछ कहती इससे पहले ही आकाश बोल पड़ा, हाँ यह मेरे ही क्लास में है, मैं इनका प्रोफेसर हूँ। तो कबीर ने कहा, अच्छा। आरती जी और प्रभा जी भी यह सब सुनकर हैरान थे। उनको ये जानकर खुशी हुई कि यह प्रिया के प्रोफेसर हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर राहुल की रोने की आवाज पहुँच गई। यह सुनकर नताशा और बाकी सबसे देखने लगे तो राहुल प्रिया के अटेंशन मांग रहा था। ये देखकर प्रिया ने उसे अपनी गोद में बिठाया और कहा, क्या हुआ बाबू को? और उसके साथ खेलने लगी। कबीर ने एक नजर से देखा और कहा, मैं स्टडी रूम में हूँ। ये कहकर वहां से चला गया। तो थोड़ी देर बाद राहुल भी सो गया। तो आरती जी ने आकाश से कहा, बेटा आप जाकर कमरे में आराम क्यों नहीं कर लेते? तो आकाश ने भी हाँ कह दिया और प्रिया ने उसे कमरा बताया और वह आराम करने चला गया। ऐसे ही रात का वक्त हो गया। सभी लोग घर आ चुके थे और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। इतने सारे अनजान लोगों को देखकर आकाश थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था इसलिए वह बैठने में थोड़ा झिझक रहा। तो आरती जी ने प्रभा जी ने उसे कंफर्टेबल किया और बैठने के लिए कहा। निशा और समीर एक दूसरे को देखकर टेढ़ी मुस्कान दे रहे थे। इसका मतलब क्या था ये तो आगे ही पता चलेगा। प्रभा जी ने कहा, 4 दिन बाद वैष्णो देवी निकालना है, याद है ना सब लोगों को? ये बात हो
राज को देखकर कह रही थी। राज भी अपने माँ की बात मानते थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और फिर सभी लोग डिनर करने लगे। समीर की तिरछी निगाहें प्रिया पर ही थी। थोड़ी देर बाद सभी का डिनर हुआ तो आकाश ने कहा, अब आंटी मैं जा सकता हूँ ना? तो आरती जी ने कहा है, बेटा अगर तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है तो तुम जा सकते हो, वरना तुम यहीं रह जाओ। ये सुनकर आकाश हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे जाना होगा। वैसे भी मम्मी पापा यहाँ नहीं है तो मुझे बहुत अकेला महसूस होता था, पर यहाँ आकर अच्छा लगा। और फिर उसने कबीर को देखकर कहा, आपकी बहन पढ़ाई में बहुत अच्छी है बहन। ये सुनते ही सभी के नजरें आकाश की तरफ चली गई तो कबीर ने कहा, कौन सी बहन? तो आकाश ने ना समझी से प्रिया की ओर इशारा किया और कहा, आपकी छोटी बहन। ये सुनते ही प्रिया को ठसका लग गया, वह खांसने लगी तो आरती जी ने उसकी पीठ से हिलाई और हिचकी जाते हुए बोली, बेटा आपको कोई गलतफहमी हुई है। जब उसने कबीर को देखा तो उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था। उसने अपनी तेज आवाज में कहा, बीवी है वह मेरी। यह सुनते ही आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई हो, जैसे वह कभी हैरानी से प्रिया को देखता, कभी कबीर को देखता तो कभी बाकी सब लोगों को देखता। तो आरती जी ने थोड़ा समझते हुए कहा, बेटा यह मेरी बहू है, यह मेरा बेटा है। तो आकाश, जिसको यह उम्मीद नहीं थी कि प्रिया की शादी हो गई है, वह प्रिया को देखने लगा और बोला, पर ये तो अभी सिर्फ 18 साल की है और इतनी जल्दी शादी? कबीर की तेज आवाज आए, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मिस्टर वॉटेवर आप है, आपको हमारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते वक्त वो गुस्से में था। आकाश भी उसे घूमने लगा। उसने फिर अपनी हैरानी को छुपाते हुए कहा, अच्छा सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं चलता हूँ। ये कहकर वह वहां से निकल गया। पर माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया था। प्रिया की तो नजर ही नहीं उठ रही थी, पर किसी की घूरती हुई नजरें महसूस हो रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि कबीर ही था। एक एक करके सभी लोग अपने कमरे में चले गए। जब नताशा कमरे में आई तो उसने राहुल को बेड पर बैठाया और कपड़े चेंज कर दिए और खुद के भी कपड़े चेंज कर बेड पर लेट गई। थोड़ी देर बाद राहुल सो गया तो उसने उसे पालने में लेट आया और वह सोने को हुई कि विवेक ने उसे पीछे से पकड़ लिया और बोला, दर्द है क्या वहाँ? अभी तक ये सुनकर नताशा जरा हैरान हुई थी, क्योंकि आज तक उसने उसके दर्द की परवाह नहीं की थी। उसने कहा, हाँ थोड़ा तो है। ये कहकर वह वैसे ही चुपचाप लेटी रही तो विवेक ने अपना हाथ बैठा दिया और मुंह फेर कर लेट गया। ये देखकर नताशा ने गहरी सांस ली और वह भी सो गई। यह कबीर के कमरे में। कबीर के दिमाग में तो आकाश के शब्द घूम रहे थे, आपकी बहन। थोड़ी देर बाद जब प्रिया कमरे में आई तो कबीर ने एक नजर उसे देखा। प्रिया चुपचाप से अपने कपड़े बदलकर बेड पर लेट गई। थोड़ी देर बाद कबीर उसके पास गया और उसे पकड़ लिया और उसकी छोटे मासूम चेहरे को देखने लगा। प्रिया भी अपने छोटे आंखों से टुकुर टुकुर उसे देख रही थी। उसने कहा, किसने बताया उसे कि मैं तुम्हारा भाई हूं? तो प्रिया अटकते हुए कहा, हमें नहीं पता, हमने थोड़ी ना उन्हें कहा कि आप हमारे। कबीर ने उसके शब्द पूरे होने से पहले ही उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और पूरे पैशन के साथ उसे चूमने लगा। इस किस में उसका गुस्सा और जुनून नजर आ रहा था। प्रिया अपनी सांसें संभाल रही थी। करीबन 10-15 मिनट बाद उसने उसे छोड़ा तो प्रिया गहरी गहरी सांस लेने लगी। फिर उसने कहा, ये चीज तुम्हें याद दिलाएगा कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। एक एक कर उसने उसे अपने गले से लगा लिया और उसकी सर को सहलाने लगा। प्रिया की भी अब सांसें नॉर्मल हुई और वह सो गई। पर कबीर की आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानता था। ये दूसरी तरफ एक औरत ने कहा, मार दिया उसने मेरे बेटे को, इसका बदला तो मुझे लेकर ही रहूंगी। यह कहकर वह पागलों की तरह हंसने लगी। कौन है औरत और क्या मकसद है इसका? जाने के लिए पढ़ती रही कहानी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। प्रिया को अब अच्छा महसूस हो रहा था, पर उसे पता था कि 2 दिन बाद वैष्णो देवी जाना ही है। इसलिए उसने ऋचा को कॉल करके कह दिया कि वह कॉलेज क्यों नहीं आ रही है और उसे भी वैष्णो देवी का कह दिया। पहले तो ऋचा ने मना किया, पर प्रिया के मानने पर वह मान गई और वह आज ही विला में आई थी। प्रिया और ऋचा बातें कर ही रही थी तब वहां पर ध्रुव आ गया। उसे नहीं पता था कि ऋचा आई हुई है। ऋचा ने जैसे ही ध्रुव को देखा वह थोड़ी सी हड़बड़ा गई। वही ध्रुव ने कहा, क्यूटी। वह ये कहकर उसके शब्द गले में ही अटक गए क्योंकि उसने ऋचा को देख लिया था। उसने कहा, हाँ भैया बोलिए ना। तो ध्रुव ने ऋचा से अपना ध्यान हटाते हुए कहा, वह मेरे लिए 1 कप कॉफी बना दो क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफी ही अच्छी लगती है, तुम तो जानती ही हो। तो प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भैया अभी ले आती हूँ। ये कहकर वह कमरे से चली गई। उसके जाते ही ऋचा सीधी होकर बैठ गई। ध्रुव उसके नजदीक आया तो ऋचा उठ खड़ी हुई और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाए यहाँ से, कहकर पीछे होती जा रही थी और दीवार से टकरा गई। ध्रुव उसके नजदीक आया और उसके अगल बगल अपने दोनों हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों चुरा रही हो मुझसे नजरें? क्या तुम्हें मेरा किस करना अच्छा नहीं लगा? ये सुनते ही ऋचा का चेहरा और लाल हो गया। उसने कहा, नहीं वह मैं, मेरा मतलब कि वह मैं। वह हकलाने लगी थी तो ध्रुव ने उसे छेड़ते हुए कहा, अच्छा लगा था ना? तो ऋचा ने बेख्याली में ही अपना सर हमें हिला दिया। ये सुनकर ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने उसके गाल पर किस कर दिया। ये देखकर ऋचा उसे देखने लगी तो उसने उसके दूसरे गाल पर भी किस कर दिया और कहा, मुझसे शादी करोगी? अचानक आया ये सवाल सुनकर तो ऋचा हैरानी से देखने लगी। सोच समझकर जवाब देना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। ये कहकर उसने उसके माथे को चूम लिया और वहां से चला गया। ऋचा तो स्तंभ खड़ी रह गई। उसे अभी भी उसकी होंठ अपने माथे पर महसूस हो रहे थे। दिल तेजी से धड़क रहा था और कानों में उसके शब्द गूंज रहे थे, मुझसे शादी करोगी? उसका दिल इतना तेजी से धड़क रहा था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह आए और पलंग पर धम्म से बैठ गई और बगल में रखे जग से 2 गिलास पानी एक साथ में पी गई। अब जाकर उसके सांसें नॉर्मल हुई थी। ध्रुव नीचे आया तो प्रिया उसे सीढ़ियों पर मिल गई। उसने उससे काफी ले लिया और अपने कमरे के पास चला गया। प्रिया भी कमरे में आ गई और ऋचा को देखा तो वह उसे कुछ सोच में थी। उसने उसके कंधे पर हाथ रख तो ऋचा चौंक गई। पूछा, क्या हुआ तुझे? तो फिर ऋचा ने बस हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर प्रिया ने भी कुछ नहीं पूछा। कहा, तू आराम कर, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये कहकर प्रिया वहां से चली गई।
प्रिया जब अपने कमरे में आई तो कबीर कमरे में नहीं था। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और बैग निकालकर पैकिंग करने लगी क्योंकि वह काफी एक्साइटेड थी, पर इस बात से अनजान थी कि यह ट्रिप उसकी जिंदगी बदल देगा। तो क्या होने वाला है आगे, ऐसा जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी। थोड़ी देर बाद कबीर कमरे में आया और प्रिया को कपड़े पैक करते देखा तो हैरान रह गया। उसने कहा, ये सब क्या कर रही हो? तो प्रिया ने कहा, वैष्णो देवी जाना है ना, तो कपड़े पैक कर रहे थे। कबीर ने बस अपना सार नामे हिलाया। उसे पता नहीं था कि प्रिया बाहर जाने के लिए इतनी एक्साइटेड है। वह कुछ सोचने लगा, फिर उसने अपने कदम बाथरूम की ओर बढ़ा दिए। ये जब आकाश घर पहुंचा तब उसके मां का कॉल आया। उसके मां से बात करने के बाद आकाश ने कहा, मुझे थोड़ी बात पता चल चुकी है, बस अब एक बार वह आदमी मिल जाए तो सब कुछ पता चल जाएगा। आकाश की मां ने बस उसे अपना ध्यान रखने का कह दिया और फोन में रख दिया। आकाश ने भी अपने कपड़े बदले और सोने चला गया। ऐसे ही अगला दिन हो गया। आज का दिन सामान्य ही बीता। कल सभी लोग वैष्णो देवी के लिए निकलने वाले थे, तभी वहां पर औरत आई। उसने कहा, मां। जब सभी लोगों ने सामने देखा तो यह अनु जी थी और निष्ठा थी। वह लोग अंदर आए तो प्रभा जी उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। अरे अनु, निष्ठा भी मुस्कुराकर अंदर आए और दादी के और आरती जी के पैर छूकर बैठ गई। अब अनु जी ने भी अपनी मां के पैर छुए और फिर भाभी से मिलकर बैठ गए। वहां पर ऐश्वर्या, नताशा, समीर, विवेक, प्रिया भी मौजूद थी। प्रिया को देखते ही निष्ठा उसके तरफ दौड़ी। भाभी कहकर उसने उसे गले लगा दिया। प्रिया भी निष्ठा को देखकर खुश हुई, उसने भी उसे गले लगा लिया। तभी एक मेड पानी लेकर आए और दोनों को पानी सर्व किया। फिर अपना प्रभा जी ने कहा, अच्छा हुआ अनु तो आ गई, हम लोग कल वैष्णो देवी जाने वाले हैं तो चलेगी ना? तो अनु जी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर उसकी नजर समीर, विवेक, नताशा और ऐश्वर्या पर गई। फिर उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, ये क्या कर रही है? तो ऐश्वर्या जी ने अजीब सा मुंह बनाया। तो प्रभा जी ने कहा, कोई बात नहीं, इस पर ध्यान मत दे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। ये सब बातें होने के बाद जब निष्ठा ने सबको देखा तो नजर फेर ली। ये देखकर नताशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद सभी लोगों ने लंच किया और फिर आप अपने कमरे में चले गए। निष्ठा से प्रिया ने कहा, नताशा दीदी अच्छी है और उनके बाबू भी बहुत प्यार है, बाकी सब लोगों का तो मुझे पता नहीं, पर तुम उनसे अच्छे से बात किया करो। पर दादी ने कहा ना कि हमें उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। हाँ दादी ने कहा तो सही, पर फिर भी नताशा दीदी बहुत अच्छी है, चलो मैं तुमसे मिलवाती हूँ। ये कहकर उसने निष्ठा का हाथ पकड़ा और उसे विवेक के कमरे की ओर ले जाने लगी। उसने दरवाजा खटखटाया। विवेक, राहुल और नताशा तीनों अपने कमरे में थे। नताशा ने प्रिया को देखकर मुस्कुराई और बोली, आओ ना प्रिया। तो प्रिया भी अंदर आ गई। उसने एक नजर विवेक को देखा जो अपने लैपटॉप में बिजी था। निष्ठा की नजर राहुल पर गई तो उसके चेहरे पर भी एक अनायासी मुस्कान आ गई। उसने नताशा से कहा, भाभी यह निष्ठा है, बुआ जी की बेटी और हमारी नंद। तो निष्ठा ने भी एक स्माइल नताशा को कर दी और फिर प्रिया ने नताशा से हाथ मिलाने के लिए कहा। निष्ठा ने भी उसे गले लगाया और बोला, सॉरी, वह दादी ने कहा था कि आप लोगों से बात नहीं करनी, बस इसीलिए मैंने आपके साथ ऐसा गलत बिहेव किया। आई एम सॉरी, पर मुझे भाभी ने समझाया इसीलिए मैं आपसे बात करने आ गई। फिर उसने राहुल की तरफ देखा और उसके पास जाकर बैठ गई और उसके साथ खेलने लगी। फिर नताशा भी नॉर्मल हो गई। उसे अच्छा लगा था क्योंकि उसके भी पास इन 5 सालों में कोई नहीं था, पर अब धीरे धीरे कर उसे रिश्ते मिल रहे थे। विवेक ये सब सुन रहा था। उसने नताशा से कहा, मैं बालकनी में हूँ, मुझे थोड़ी देर बाद काफी भिजवा देना। तो प्रिया ने कहा, भैया आप चल वैष्णो देवी चलेंगे ना? तो विवेक ने हाँ बस हाँ कहकर वह वहां से चला गया। फिर नताशा, प्रिया और निष्ठा बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने विवेक को काफी भी दे दी और वह लोग फिर से बातें करने लगी। उनकी बातों दोपहर से शुरू हुई थी और अब शाम हो गई थी, पर उनकी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। विवेक ने उन्हें देखा और बाथरूम में चला गया। प्रिया और निष्ठा ने भी अब जाना ही ठीक समझा। वह लोग कमरे से चली गई। नताशा का मन थोड़ा हल्का हो गया क्योंकि इतने सालों बाद किसी से बात करना, हंसना उसे काफी अच्छा महसूस हुआ। जब विवेक बाहर आया तो उसने एक नजर उसे देखा और वह बेड पर लेट गया राहुल के बगल में। फिर नताशा भी नीचे चली गई। नीचे सभी लोग चाय पी रहे थे, नताशा भी वहां जाकर बैठ गई। दादी ने सामान पैक करवा दिया था, बस कल निकलना था। थोड़ी देर बाद अनु जी ने प्रिया से कहा, वैसे बहू रानी अब इस घर को वारिश देने का क्या इरादा है? ये सुनकर प्रिया अपनी नजर चुराने लगी तो आरती जी ने कहा, अरे अनु अब ये तो बहुत छोटी है और इसकी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, कर लेंगे। थोड़ी समय बाद ऐसे ही सभी लोग बातें करने लगे। सब लोग आ चुके थे। रात का खाना हुआ और ध्रुव ने प्रिया से अपने कमरे में काफी लाने के लिए कहा। कबीर ने ये सुना पर कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानता था कि ध्रुव हमेशा से प्रिया को ही काम कहता था। अगले दिन सब लोग वैष्णो देवी जाने के लिए निकल पड़े। प्रिया के कहने पर कबीर ने बस का अरेंजमेंट करवाया था। हंसते खेलते सभी लोग वैष्णो देवी पहुंच गए। वहां पर दर्शन करके वह लोग होटल चले गए। सभी लोग खाना खा रहे थे, तभी समीर ने प्रिया के जूस में नशे की गोलियां मिला दी और बोला, अब आएगा मजा, आज तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पर वह नहीं जानता था कि यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। थोड़ी देर बाद सभी लोग आप अपने कमरे में चले गए। प्रिया ने वो जूस पी लिया था और उसे हल्का हल्का नशा भी होने लगा था। जैसे कैसे अपने कमरे में पहुंची उसे काफी गर्मी और बेचैनी महसूस हो रहा था। उसने अपने बालों को समेटा और अपनी गहने निकाल दिए और एसी हाई टेम्परेचर पर बेचैनी कम करने की कोशिश करने लगी, पर उसकी बेचैनी और गर्मी कम ही नहीं हो रही थी और कबीर अपने किसी जरूरी काम में लगा हुआ था। तभी दरवाजा खुला। प्रिया पीछे पलटी तो वहां पर से समीर नजर आया। उसने कहा, आपको कुछ काम है? काम तो है, ये कहकर उसने दरवाजा बंद किया तो प्रिया हड़बड़ा
हड़बड़ा गई और बोली आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो। ये कहकर वह दरवाजा खोलने को हुई तो समीर ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली और उसे बेड पर पटक दिया। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, बहुत हो गया, अब तुझे मैं अपना बना कर ही रहूंगा। ये कहकर उसने उसकी साड़ी का पल्लू खींच लिया। प्रिया जो हल्का हल्का बेचैनी महसूस कर रही थी, उसके पल्लू खींचते ही वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी, पर उसने अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लिया और डरते हुए बोली आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए। पर समीर जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसने उसकी साड़ी को छोड़ जो उसने आधी निकाल दी थी और उसके दोनों हाथों को पकड़ उसके ऊपर आ गया। उसके गले को चूमने की कोशिश कर रहा था, पर प्रिया ने उसके मुंह को नाखून करने की कोशिश करे, जिससे समीर ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया। प्रिया अब बिल्कुल ही नहीं पा रही थी। उसने अपनी होंठों को उसके गर्दन पर रखा और वहां पर चूमने लगा। प्रिया को बहुत गंदा एहसास हो रहा था। वह जोर से चिल्ला रही थी, पर कमरा साउंड प्रूफ होने के कारण किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद समीर ने उसके ब्लाउज को फाड़ दिया तो फिर यह अब अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर उसके दोनों हाथों समीर के कैद में थे। वह कैसे खुद को छुड़ाती। थोड़ी देर बाद उसने साड़ी को भी निकाल दिया और प्रिया रोने लगी और उसने अपने आप को छुड़ाकर उसे धक्का दिया और दरवाजे के पास गई। कबीर जी चिल्ला ये जा रही थी, तभी समीर ने उसके मुंह को कैसे दबाया और उसके बालों को पकड़कर उसका सर दीवार पर दे मारा, जिस वजह से उसके सर से खून निकलने लगा। प्रिया अब हल्की बेहोशी में जा रही थी। वह फिर भी कोशिश कर रही थी, पर अब वह बेहोश होने को थी। जब समीर फिर से उसके गले को चूमने को हुआ, तभी पीछे से किसी ने उसके कॉलर को पकड़ लिया और उसे उठाकर जमीन पर फेंक दिया। जब समीर ने देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि सामने कबीर था। वह अपनी लाल खून भरी आंखों से उसे ही देख रहा था। प्रिया को देखते ही उठकर रो पड़ी और उसके पास आए। कबीर ने अपना जैकेट निकालकर उसके ऊपर डाला और समीर को कुत्ते की तरह मार लगा। उसने कहा तेरी हिम्मत कैसी हुई उसे छूने की, वो सिर्फ मेरी है सिर्फ मेरी। मार कर उसकी हालत और अधमरी कर दी थी। फिर उसने अपनी गार्ड्स को उसे ले जाने के लिए कहा। उसके बाद उसे हेलमेंटेशन लेकर गए। इस बात से परिवार पूरी तरीके से अनजान था। कबीर ने दरवाजा बंद किया और प्रिया के पास आए और प्रिया के चेहरे को पकड़कर प्यार से बोला तुम ठीक तो हो ना। तो प्रिया ने भी रोते हुए उसके सीने पर सिर रख लिया और वह रोते हुए बोली वह हमारे साथ वह हमें छुआ पहले लेकर वह रोने लगी। कबीर ने कहा सू शांत हो जाओ, पर उसके अंदर कितना तूफान चल रहा था। ये तो वही जानता था जिस लड़की पर किसी की नजर तक बर्दाश्त नहीं, अब उसके बदन को किसी और ने छुआ है। ये बात उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर प्रिया को अंदर से अलग ही गर्माहट का अंदाजा हो रहा था, इसलिए उसने कबीर के सीने से चिपक गई, जो उसे ठंड डर लग रहा था। उसने कहा कबीर जी गर्मी लग रही है। कबीर ने जब उसे देखा तो वह समझ गया कि इसे कोई ड्रग्स दिया गया है। उसने डॉक्टर को कॉल किया, क्योंकि यहाँ की किसी भी डॉक्टर को वह जानता नहीं था, इसलिए उसने एक नॉर्मल डॉक्टर जो फिलहाल नीचे होटल में अवेलेबल थी नहीं बुला लिया। उन्होंने प्रिया को दवाई दी और कहा यह बहुत हैवी डोज है, आपको उनके साथ फिजिकल होना ही होगा, वरना यह ऐसे ही तड़पती रहेगी। यह सुनते ही कबीर का मानो खून खौल गया। अगर वह नहीं आता तो क्या होता है, ये सोच कर ही उसे और भी गुस्सा आ रहा था। उसने डॉक्टर को जानने के लिए कहा, फिर प्रिया को देखने लगा जो अपने कपड़े नोच रही थी। फिर कबीर ने एक गहरी सांस ली और बोला मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। उसने प्रिया के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे चूमने लगे, तो प्रिया भी उसका साथ दे रही थी। उसका साथ पाकर कबीर और भी एक्साइटेड हो गया। उसने प्रिया की कोरे कंधों पर अपने होंठ रख वहां चूमने लगा और शक करने लगा वो किसी साइको की तरह बिहेव कर रहा था। प्रिया इतने नशे में होने के बावजूद भी दर्द में बोली कबीर जी दर्द हो रहा है प्लीज, पर वो यही बोल रहा था तुम मेरी हो, तुम्हारा ये बदन सिर्फ मेरा है। प्रिया होश में नहीं थी, पर दर्द में थी। थोड़ी देर बाद उनके कपड़े जहां वहां पड़े हुए थे और तभी प्रिया के हाथों को पकड़कर कहा ये भी थोड़ा सा दर्द होगा। तो प्रिया भी तो अपने होश नहीं थी, उसे जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी उसके मुंह से एक चीख निकली, क्योंकि कबीर उसमें शामिल हो चुका था। थोड़ी देर बाद उन दोनों की गहरी सांसें और सिसकियों की आवाज कमरे के बाहर तक आने लगी। 3-4 घंटे तक उनके बीच ये सब होता रहा। कबीर काफी रुफ था, प्रिया की हालत खराब हो चुकी थी। उसके बाद प्रिया सो गई तो कबीर ने भी उसे छोड़ दिया और एक तेजी मुस्कान के साथ बोला ऐसे हो या वैसे तुम्हें देखने का छूने का सिर्फ मेरा हक है। ये कहते वक्त वह कुछ अलग नजर आ रहा था। यह वह कबीर नहीं था जो प्रिया के सामने होता था, ये तो कोई और ही था। और क्या है इन दोनों की सच्चाई, क्या प्रिया समझ पाएगी कबीर को। ये दूसरी तरफ सभी लोग इस बात से अनजान थे कि कमरे में क्या हो चुका है और प्रिया गहरी नींद में सो रही थी। उसके गले पर और बदलकर काटने के और चूमने के निशान थे और उसके बदन पर सिर्फ एक ब्लैंकेट के अलावा कुछ नहीं होता। और इस होटल के रूम में बालकनी में कबीर सिगरेट के लंबे लंबे कश लिए जा रहा था और कुछ सोच रहा था। तभी उसका फोन बजे। कॉल उसके बॉडीगार्ड का था। उसने कॉल पिक किया तो वहां से आवाज आई सर हम हेल मेंशन में उसे पहुंचा दिए हैं, अब आगे क्या करना है उसके खातेदारी करो, पर याद रखो वह मरना नहीं चाहिए। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। ये दूसरी तरफ नताशा और विवेक के कमरे में वह दोनों भी एक दूसरे की आगोश में समाने हुए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करें।